ओके, चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया आज के हमारे एप्लीकेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से एप्लीकेशन के ऊपर। हम साथियों, आज हमारी पहली क्लास यहाँ पे होने वाली है। और पहली क्लास के अंदर हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से चीजें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कंसेप्ट हैं जो इस क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, कैसे ये एप्लीकेशन क्लासेस आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज अब तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? चलो ध्यान से। ठीक है, चलो। हाँ, अब एक चीज मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे बहुत से छोटे भाई बहनों को टाइम टेबल नहीं पता इस क्लासेस के बारे में। तो टाइम टेबल सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा हुआ है। 5-6 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं थोड़ा सा, उसके बाद हम क्लासेस को यहां पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं बता दूं साथियों कि सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्योंकि हमारे बहुत से विद्यार्थी जो हैं ये हमसे पहली बार जुड़े हैं आज। और उनको भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि कैसे इस परिवार में हम क्या क्या पढ़ने वाले, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो टाइम टेबल है ना, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। आप में से बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं सर कि इस टाइम पे ये क्लास ले लो, उस टाइम पे ये क्लास ले लो, तो वो चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी। जो बच्चे लाइव पढ़ सकते हैं वो लाइव पढ़ लीजिए, नहीं तो साथियों जो रिकॉर्डिंग्स होंगी होंगी ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ साथियों। आज से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात को वो ये है कि आपको बता दूं साथियों कि आपके फाउंडेशन बैच में डेली 2 क्लासेस जो है मैं साइंस की पढ़ाने वाला आपको। सुबह 11 बजे आपकी बायोलॉजी होगी। पहले यहाँ पे सुबह 10 बजे का टाइम था, वो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बाद में हमसे बोला गया कि नहीं सर, सुबह 11 बजे ले लीजिए ताकि बच्चे जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो सुबह 11 बजे साथियों की बायोलॉजी होने वाली है और शाम के 5 बजे जो फिजिक्स है वो हमारी चलेगी। तो डेली आपको आना है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, डेली बेटा फ्राइडे आपको आना है, मंडे टू फ्राइडे। बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 क्लासेस अटेम्प्ट करोगे ताकि हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे जल्दी हो जाए। ठीक है, तो 11 बजे साथियों और यहाँ पे शाम के 5 बजे। अब जिसको नहीं पढ़ना साथियों वो बाद में रिकॉर्ड भी देख सकता है। चलिए, तो 120 क्लासेस के अंदर जो है मैं आपकी साइंस यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो टोटल 120 क्लासेस हैं हम जो लेने वाले हैं साइंस के अंदर, जिसमें से साथियों तकरीबन तकरीबन 30 क्लासेस हमारी फिजिक्स में जाने वाली है। लगभग लगभग 35 क्लासेस हम यहाँ पे केमिस्ट्री में करने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा और बायोलॉजी हम सबसे पहले खत्म भी करेंगे, है कि नहीं। तो बायोलॉजी में तकरीबन तकरीबन साथियों 55 क्लासेस आपकी होने वाली है। 55 क्लासेस के आसपास मैं बायोलॉजी में लूंगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है साथियों। अगर मैं बात करता हूं बायोलॉजी के अंदर, तो इसके 2 हिस्से मिलेंगे आपको। पहला साथियों मिलेगा यहाँ पे बॉटनी वाला पार्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे पादप विज्ञान के बारे में। और एक है साथियों मिलेगा यहाँ पे जूलॉजी वाला पार्ट। जूलॉजी वाले पार्ट के अंदर साथियों हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, मतलब जो हमारे पास में एनिमल होगा उसकी बात करेंगे। और बॉटनी के अंदर हम बात करते हैं साथियों पादप विज्ञान के बारे में। तो बायोलॉजी में से किस में सबसे ज्यादा क्लासेस मिलने वाली है? तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 40 क्लासेस साथियों मुझे लग जाएंगी यहाँ पे आपकी जूलॉजी कंप्लीट कराने के लिए। मतलब हम जब बात करेंगे तो जंतु विज्ञान को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन तकरीबन 40 क्लासेस लगने वाली है। और 15 क्लासेस के अंदर हम जो प्लांट है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत बढ़िया चीजें होने वाली हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको हर एक तरीके से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मिलने वाले हैं। अब क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि साथियों इस बैच के अंदर ये जो हमारा साइंस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं बायोलॉजी यहाँ से शुरू कर रहा हूं और हमारी फिजिक्स चल रही है, इसमें मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा आपको लाइन टू लाइन। मतलब हम जो चीज पढ़ेंगे वो एस पर दी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी के साथ ही पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है साथियों कि आपको ये जो क्लासेस मिलेंगी ये प्रॉपर बायलिंगुअल मिलेंगी। मतलब मैं आपको बताऊं कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। तो ये क्लासेस यहाँ पे बायलिंगुअल होने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पे परेशान होते हैं भैया आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, तो डोंट वरी साथियों, मैं इंग्लिश के अंदर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई हैव द वर्ड्स विथ मी, डोंट वरी। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको जो कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा वो प्रॉपर बायलिंगुअल तरीके से मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो साथियों ई बुक होगी वो भी यहाँ पे बायलिंगुअल मिलेगी। अब आप में से बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे कि सर ई बुक कब मिलेगी, तो बेटा क्लास के लास्ट में मैं ये जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये साथियों मैंने बता दिया है कि कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली है। क्या इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत है क्या? पहले जरा मुझे ये बता दो, क्या टाइम टेबल को लेके और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको लेके किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं है
देन विल स्टार्ट दी क्लासेस। उसके बाद साथियों मैं आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, आप में से एक दो विद्यार्थी और हैं जो पूछ रहे सर कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बीएससी की बात करते हैं, तो बड़ा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेके मैं बता दूंगा, क्योंकि ये हमारा जो एग्जामिनेशन में आता है वो आता है सीबीटी 2 में। ठीक है, ये सीबीटी 2 में पूछी जाती है। तो पहले हम सीबीटी 1 का पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीबीटी 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए साथियों सबके सब, ये जो बेसिक बातें थी, मतलब क्लास को शुरू करने से पहले टाइम टेबल को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे कंफ्यूज थे भैया 10 बजे क्लास लोगे या 11 बजे क्लास लोगे, तो मैं बता चुका हूं साथियों, हमारी क्लास 11 बजे और शाम के 5 बजे चलेगी एप्लीकेशन के ऊपर। पहले जो टाइम था वो 10 बजे डिसाइड किया गया था, लेकिन हमसे बोला गया नहीं सर आप 11 बजे लीजिए, तो मैं 11 बजे क्लास को यहां पे लेने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चे लाइव देख सकते हैं वो लाइव देख लीजिएगा, जो बच्चे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए साथियों, तो शुरुआत करते हैं हमारे बायोलॉजी को लेके। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, और हम क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट को समझने वाले हैं, वो हर एक चीज है जो आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। इनको देखिए ध्यान से। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं वो ये है साथियों कि ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा सिलेबस है। तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं यहाँ पे जो क्लास है वो लेके आया आपके लिए। और मंडे टू फ्राइडे साथियों आपकी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पे रोज सुबह 11 बजे की। पहली बात ये क्लियर हो गई है। अब बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी साथियों बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे। अब इनके अंदर हम किसको पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले, इनको जरा समझिएगा। देखिए, तो बायोलॉजी को पढ़ने के दो तरीके बता रहा हूं, और मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं उनकी बात को हम जरा समझ लेंगे। बहुत ही बढ़िया, देखो ध्यान से। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे, यहाँ पे दो हिस्से में तोड़ दिया मैंने। पहला है साथियों यहाँ पे जूलॉजी वाला पार्ट है ना, और दूसरा यहाँ पे बॉटनी वाला पार्ट है। जैसा मैंने बायोलॉजी में बताया कि बायोलॉजी में साथियों सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा, जूलॉजी का है, और सबसे ज्यादा समय यहाँ पे जूलॉजी में ही लगने वाला है। तो हम यहाँ पे जूलॉजी वाले पोर्शन को, मतलब जंतु विज्ञान वाले पोर्शन को सबसे पहले कवर करेंगे, और उसके बाद साथियों जो पादप विज्ञान वाला पोर्शन है, जो बॉटनी वाला पोर्शन है, उसको मैं कवर करूंगा। तो पैरेलली आपकी क्लासेस यहाँ पे चलने वाली हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी वाले पार्ट को, और बहुत बढ़िया तरीके से आपके सारे के सारे सिस्टम की बात हम यहाँ पे करेंगे। आ जाइए तो शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम क्या क्या पहले पढ़ेंगे, किस तरह से पहले पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को हम जरा यहाँ पे समझने वाले। देखिए, तो हम जब बात करते हैं साथियों बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी के अंदर साथियों मैं सबसे पहले आपकी बात करूंगा यहाँ पे मानव शरीर को लेके, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले साथियों मानव के बॉडी को समझेंगे, मानव के शरीर को समझने वाले हैं। तो मानव के शरीर की संरचना में आपको बहुत सारे तंत्र मिलेंगे, और उन्हीं सभी तंत्र को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना कि बच्चे बोलते हैं सर सबसे पहले आप यहाँ पे सेल वाला टॉपिक करा दो, उसके बाद यहाँ पे टिश्यू वाला टॉपिक करा दो। बेटा ऐसा है, सुनो कि हमारे चलने का जो तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं ये जो सेल वाला टॉपिक होता है सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, इसी तरह से जो टिश्यू वाला टॉपिक होता है सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं कि आप जो मेरे साथ पढ़ोगे ना भी, आप हर एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि पढ़ाना क्या है वो मुझ पे छोड़ दो, कैसे पढ़ाना है वो मुझ पे छोड़ दो। आप बस यहां पे ढंग से पढ़ो, और यकीन मानेगा कि एट द एंड ऑफ द डे, और जब सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, आप खुद समझ जाओगे कि भैया ने किस तरह से पढ़ाया और क्यों इस तरह से पढ़ाया था। तो इसलिए बोल रहा हूं साथियों, हमारे पढ़ाने का जो तरीका अलग है। तो पढ़ाना क्या है वो मुझ पे छोड़ दो, पढ़ाना कैसे वो मुझ पे छोड़ दो। आप बस बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों मानव के शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। देखिए, हमारे शरीर की हम जब बात करते हैं बालक, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में साथियों ब्लड को ले जाने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं रक्त परिसंचन तंत्र, इसे बोलते हैं साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे शरीर में साथियों ब्लड का फ्लो होता है, रक्त बहता रहता है। अब जो रक्त बहता है साथियों, ये विशेषता, ये जो रक्त बहता है ये हमारी धमनियों में और शिराओं में बहता है, आर्टरीज में, वीन्स में बहता है। तो इसको बहने के लिए जो सिस्टम बना उसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह से साथियों हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ब्रेन होती है, मस्तिष्क होता है। ब्रेन के अलावा हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड मिलती है जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो कंट्रोल है वो की जाती है कि नहीं। तो ये हम जब बात करते हैं इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसी तरह से हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों का तंत्र बनता है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में फेफड़े हैं जिसके माध्यम से हम सांसों को अंदर बाहर लेते रहते हैं।
हम जब बात करते हैं तो लंग्स होती हैं जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया करती हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस करती हैं, उसका जो सिस्टम बनेगा उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह से हमारे शरीर में हड्डियां मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे संरचना जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, और हमारे शरीर में यहाँ पे जो गतिविधि होती है, जो मूवमेंट होती है वो बनी रहती है, उसे बोलते हैं सारा का सारा कंकाल तंत्र। इसी प्रकार से हमारे शरीर में इम्यूनिटी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में साथियों हार्मोन्स बनते हैं बहुत सारे। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। वी हैव सो मेनी चेंजेस इन अवर बॉडी, है कि नहीं? तो हम जब बात करते हैं तो ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं हार्मोन्स वाला सिस्टम। इसी तरह से हमारे शरीर में साथियों यहाँ पे बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आप जानते हैं जैसे यूरिन बनती है, पेशाब बनती है, तो पेशाब के माध्यम से हम बहुत सारे पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो ये जो निकालने वाला सिस्टम इसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी बहुत डिटेल से। इसी प्रकार से इंसानों के द्वारा नई संतति बनती है, नए बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो नए बच्चे जो पैदा किए जाते हैं साथियों उन्हें बोलते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में रिप्रोडक्शन सिस्टम। और हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। तो मैं यहाँ पे क्लास की जो शुरुआत है साथियों वो करने वाला हूं पाचन तंत्र से। तो आप समझ गए कि हमारे शरीर में इतने सारे सिस्टम हैं और इन सभी सिस्टम्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आज की क्लास के अंदर मैं जो यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं जिससे हमारी पहली बायोलॉजी की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है, वह है साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे। देखो, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ाऊंगा। आप यहाँ पे मेरे साथ में समझोगे बहुत सारी कंसेप्ट को एनिमेशन के साथ में। मैं साथियों आपको यहाँ पे बहुत सारी पीपीटीज के माध्यम से बताने वाला हूं, और साथ ही साथ तीसरी बात, आपको यहाँ पे बहुत सी बातें हैं साथियों जो मैं हैंड राइटिंग के थ्रू बताऊंगा, मतलब हैंड रिटन कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे देने वाला हूं। तो तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है जो देखने को मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से एनिमेशन को भी समझोगे, आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटीज को भी दिखोगे, और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए साथियों मैं आपको लिख लिख के भी सारी बातें बताऊंगा। हर एक कंसेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं और हम साथियों आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। अब बताओ जल्दी से, सबके सब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या आप लोग यहाँ पे तैयार हो? बेटा पहली क्लास के अंदर होता क्या ना कि बच्चों को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आपके मन में इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो आप समझ गए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आपको नोट्स कहां पे बनाने, क्या नहीं बनाने, मैं क्या क्या बातें बताने वाला हूं। आप यहाँ पे एनिमेशन से पढ़ोगे, यहाँ पे पीपीटी से पढ़ोगे, हैंड रिटन से पढ़ोगे। और सुनो, ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं साथियों। क्लास तकरीबन अब मैं जो क्लास की शुरुआत कर रहा हूं कि क्लास तकरीबन यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 घंटे की होने वाली है। तो आप ये मत समझना कि मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पे चीजें कंप्लीट कर दूंगा। अब 11:15 से, मतलब इस वाले पॉइंट से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हमारी क्लास यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो पीपीटी से पढ़ेंगे, एनिमेशन से पढ़ेंगे, हैंड रिटन कंसेप्ट भी मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये सारी की सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। वो क्लियर करना इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना है। चलिए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज की यहाँ पे प्यारी सी क्लास को, जिसका नाम है हमारे शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र। आ जाइए, बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से। तो ये साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र है। अब आप देखो ध्यान से कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र क्या है। देखो, ये जो हमारे शरीर के अंदर साथियों पाए जाने वाले यहाँ पे लीवर हैं, इन्हें हम बोलते हैं आंतें। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे पार्ट नजर आएगा जिसे बोलते हैं अमाशय। इन सभी पार्ट का जो अध्ययन हम करेंगे, इन सभी पार्ट की जो स्टडी करने वाले हैं, ये सारा का सारा जो पार्ट है हमारे पाचन तंत्र में शामिल हो जाता है। इसे बोलते हैं साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र। क्लियर सारी बातें। आप जो यहाँ पे शादियों में जाते हो तो शादियों में जाने के बाद भर भर के जो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद खाना जो पच जाता है, ये किस में शामिल है? ये सारा का सारा बेटा शामिल होता है हमारे पाचन तंत्र के अंदर। अब उसी की बात हम यहाँ पे करेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, किस तरह से काम करता है, हाउ दी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। देखिए ध्यान से, अब मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बताओ कि सर हमें यहाँ पे पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस तरह से पड़ती है, क्यों यहाँ पे पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए चाहिए। आप इस किरदार को जानते हैं, इसको जानते हो सबके सब? नहीं जानते मैं बता दूं, इसका नाम है साथियों जादू। देखा होगा आप लोगों ने। ये जो जादू है ये एक मूवी में था जिसका नाम है कोई मिल गया मूवी। अब मुझे जरा ये बता दो कि जादू के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी आती थी? बोलो हाँ भैया बिल्कुल आती थी। अब मुझे जरा ये बता दो कि जादू के अंदर जो ऊर्जा आती थी वो कहां से आती थी?
आप कहेंगे सर ये खाना खाता था या इसके अंदर जो ऊर्जा आती थी वो सूरज की किरणों से आती थी? आप कहेंगे सर कि इसके अंदर जो ऊर्जा बनती थी वो बनती थी सूरज की किरणों से। मतलब ये धूप को लेता था और धूप से इसके अंदर ऊर्जा बन जाती थी, है ना। लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों के अंदर वो क्षमता होती है कि आप धूप में खड़े हो जाओगे, धूप में खड़े होने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी? नहीं। हम सबको, मतलब हम जितने भी इंसान हैं उन सबको यहां पे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, हम सबको भोजन खाना पड़ेगा। क्या बिना भोजन खाए हमारे शरीर में ऊर्जा बन सकती है? क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जादू जैसा है, किसी को देखने से ऊर्जा आ जाए? हाँ भैया, आ तो जाती है। किसी को देखते हैं तो हमें पक्का ऊर्जा बन जाती है, किसी को देखते हैं साथियों तो हमें एनर्जी तो बन जाती है। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे शरीर की ऊर्जा के बारे में। आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर के द्वारा कोई भी जो कार्य किया जाएगा, हम जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए हमें कहीं ना कहीं खाना तो खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, और बिना भोजन के हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। अब मुद्दा ये बनता है कि सर खाने से ऊर्जा कैसे बनेगी और खाने से ऊर्जा कैसे बनाई जाए? इसके लिए हमारे शरीर में जिस तंत्र का यूज किया जाता है, जिस सिस्टम का यूज किया जाता है, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं साथियों? पाचन तंत्र बोलते हैं। अगर सपोज करो कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र नहीं होता, अगर हमारे शरीर में साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो क्या हम यहां पे भोजन से ऊर्जा बना पाते? नहीं बना पाते। आप समझ गए छोटी सी बात को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड द पाचन तंत्र, तो उसी को लेके अब मैं जो सारी की सारी बातें बता रहा हूं सुनते चलो ध्यान से। अब यहां पे सारा का सारा जो कंसेप्ट है बहुत बड़ी तरीके से मिलने वाला है। देखो, तो पहला पॉइंट ये बनता है कि सर हमारे शरीर के अंदर यहां पे हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला यह है साथियों कि भोजन को पोषक तत्वों में बदलने के लिए। अब आप जरा ये समझो कि भोजन को किस में बदलना है साथियों? पोषक तत्वों में बदलने के लिए। मतलब क्या है इसका? मैं बिल्कुल नहीं समझा। देखो ध्यान से, आप ये जानते हैं साथियों कि हमारे पास में 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं। सुनना सबके सब ध्यान से, कि हम जब बात करेंगे पोषक तत्वों के बारे में तो हमारे पास में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिसमें पहला कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा? प्रोटीन, तीसरा कौन सा? फैट, चौथा कौन सा? विटामिन, पांचवा कौन सा? मिनरल्स, और छठवा कौन सा? पानी। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ कि ये पोषक तत्व क्यों जरूरी है? इन पोषक तत्वों के द्वारा साथियों हमारे शरीर में बहुत सी काम किए जाते हैं। आप ये नोटिस करना ध्यान से बहुत ही बढ़िया तरीके से कि सर हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं, फैट होती हैं, इनके द्वारा हमारे शरीर में क्या बनती है? इनके द्वारा साथियों हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए कि हमारे शरीर में ऊर्जा किसके द्वारा बनती है, तो हमारे शरीर में साथियों ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो होता है पोषक तत्वों से। सर कौन कौन से पोषक तत्वों से होता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा? प्रोटीन, और तीसरा कौन सा साथियों? यहाँ पे फैट है। क्लियर सारी बातें। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा विटामिन क्या करती हैं, तो विटामिन साथियों हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करती है। क्या हमारे शरीर में साथियों बीमारियों से रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो बीमारियों से रक्षा की जाती है विटामिन के द्वारा। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। बोलो हाँ या ना। इसी तरह से साथियों जो मिनरल्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। देखो ध्यान से, जो खनिज पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर निर्माण करते हैं। निर्माण मतलब हमारे शरीर की संरचना का बनाने में काम करते हैं। आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियां कैसे बनती हैं? कैल्शियम से बनती हैं, फास्फोरस से बनती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारा सोडियम होता है। आप समझ गए कि हमारे शरीर में साथियों कहीं ना कहीं पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से? पहला है साथियों कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। अब मुझे जरा ये बता दो कि भोजन को पोषक तत्वों में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पाचन तंत्र की जरूरत पड़ेगी। सर कैसे पड़ेगी? इसका रीजन बताओ जल्दी से। देखो रीजन समझो। मान लो कि मेरे पास में बहुत सारा खाना पड़ा है, देखो बहुत सारा खाना पड़ा है। अब मुझे जरा ये बता दो कि क्या हमारे अंदर ये क्षमता होती है कि हम यहाँ पे भोजन में से पोषक तत्वों को अलग कर दें? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पिज्जा पड़ा है, तो मैंने बोला नहीं मुझे पूरा पिज्जा नहीं खाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना है। क्या ये हो सकता है पॉसिबल आपके शरीर में? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। मतलब आप इस पिज्जा में से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खा सकते। आप ये बोलो कि नहीं नहीं भैया मुझे इस पिज्जा में से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाना, बाकी सब फेंक दो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप समझ गए। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये जो अंडा है इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेना मुझे, बाकी सारा चीजें फेंक दो बाहर, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे अंदर नहीं है। मतलब हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं होती हम सीधे सीधे प्रकृति से पोषक तत्व को प्राप्त कर पाए। तो
तो हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है। क्या क्षमता नहीं है? कि हम सीधे सीधे बेटा प्रकृति से पोषक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उस खाने के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं और उस पोषक तत्व को तोड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो क्या है? वो है साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर सारी बातें? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन को बताना जल्दी से कि हमने साथियों सबसे पहले क्या खाना खाया? पहले हमने क्या खाया? हमने यहां पे भोजन खाया। क्लियर सारी बातें? इस भोजन को हमने यहां पे किस में डाला साथियों? तो हमने यहां पे भोजन को डाला किसमें? के पाचन तंत्र में। तो जैसे ये भोजन हमारे पाचन तंत्र में जाएगा, इससे क्या चीज अलग हो जाएंगी? इससे साथियों पोषक पदार्थ यहां पे अलग हो जाएंगे और इन पोषक पदार्थों से क्या बनेगी? इन पोषक पदार्थों से बनेगी हमारे शरीर में ऊर्जा। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। तो आप ये समझ गए कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, कि भोजन में से पोषक पदार्थों को अलग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो भोजन में से साथियों पोषक पदार्थों को अलग करने का जो काम है ये किया जाता है साथियों यहां पे किसके द्वारा? तो आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। क्या ये पहला वाला पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। क्या इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब। क्या ये छोटा सा पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में हमें पोषक तत्व, हमारे शरीर में हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सर हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर यहां पे बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ मिक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सा होता है? पाचन तंत्र होता है। ये मैंने बता दिया। बेटा सुनो ध्यान से, एक चीजों में मैं बताना चाहता हूं, ये ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ द हिंदी और इंग्लिश। अगर आप लोग बेटा ये नहीं समझ पा रहे, बेसिक बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं इट इज नॉट फॉर यू। ठीक है? अगर आप नहीं समझ पा रहे बेसिक बातों को, मैं सारी की सारी बातें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो डोंट बी अबाउट दिस कि हां सर प्रॉपर इंग्लिश में बनाना शुरू कर दो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे लिए भी। ठीक है? आप कंसेप्ट की क्वालिटी पे देखो, इतने सारे कंसेप्ट में समझाने वाला हूं जितना आप इससे पहले शायद पढ़े भी नहीं होंगे। चलो यहां पे देखो, तो समझ गए कि हमारे शरीर में हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है? इसका रीजन पहला ये हो गया। तो मैंने जो पहला वाला पॉइंट था साथियों हमने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है भैया, ये भोजन को पोषक तत्वों में बदलता है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सही बात है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि हम जब पोषक तत्वों को तोड़ेंगे, हम जब न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने से क्या बनती है? यहां पे ऊर्जा बनती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। आप यहां पे चलने में, फिरने में, गाने में, नहाने में, धोने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये जो ऊर्जा बनी है वो कैसे बनी है? पोषक पदार्थों को तोड़ने से बनेगी। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, फैट को तोड़ेंगे, इनसे ऊर्जा बनेगी। ठीक है? तो तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है साथियों, क्या? यहां पे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए। अब ये बताओ कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत किसके द्वारा की जाती है? क्या हमारे शरीर में साथियों जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप जब यहां पे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दोगे, प्रोटीन्स में तोड़ दोगे, फैट में तोड़ दोगे, विटामिन में तोड़ दोगे, मिनरल्स में तोड़ दोगे, तो इनसे हमारा शरीर बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जब आपका शरीर बढ़ने वाला होता है तो हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन कहां से आया? ये प्रोटीन आया भैया खाने से। क्या खाने से प्रोटीन आएगा? नहीं, खाने को यहां पे जब तोड़ोगे तभी तो प्रोटीन बनेगा। समझ गए? आप जब खाने को यहां पे ब्रेक डाउन करोगे, आप खाने को जब ब्रेक करोगे तभी तो जाके हमारे पास में प्रोटीन का निर्माण होगा, है कि नहीं? तो ये मैंने समझा दिया। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पे क्लियर हो गए? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पे क्लियर हैं? बोलो हाँ या ना। कि सर व्हाई डू वी नीड दी पाचन तंत्र? हमें पाचन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला बता चुका हूं साथियों, भोजन को पोषक तत्वों में बदलने के लिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छपे छपाए मिलेंगे। और मैं बताऊं ये वास्तव में दिखाया जाए तो सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन भी था। ठीक है? पहला बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया। हमारे शरीर में किसको बदलने के लिए? वो भोजन को पोषक तत्वों में बदलने के लिए। दूसरा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और तीसरा हमारे शरीर में यहां पे वृद्धि करने के लिए। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। हम जब भी किसी यहां पे सिस्टम की बात करते हैं, जब भी मैं किसी बेटा सिस्टम की बात करूंगा, तो सिस्टम का जो निर्माण होता है बहुत सारे अंग से होता है। अंग मतलब बहुत सारी जो ऑर्गन्स होते हैं, तो इनसे मिलकर हमारे शरीर में किसी न किसी सिस्टम का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला जो पाचन तंत्र है ये बनता कैसे, किस तरह से बनता है। अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, प्लीज यहां पे समझो सबके सब बोर्ड पे। बहुत प्यारा प्यारा देखो डायग्राम है जो आपके लिए यहां पे बनने वाला है। देखो कि सर आपको ना मेरी जो हैंड राइटिंग स्किल्स है ना
वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि भैया के पास किस प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट और किस प्रकार से भैया आपको सारी की सारी बातें हैं जो समझाने वाले। हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम फर्स्ट। आपको मैं सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना भैया बहुत डिटेल से देखो बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। प्लीज यहां पे देखो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया के पास में ना सिर्फ और सिर्फ पीपीटीज वाला कंसेप्ट है। आपके जो भैया है मतलब यानी कि मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से साथियों हैंड राइटिंग फॉर्म में भी मतलब यहां पे हैंड रिटन तरीके से भी सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो यहां पे देखो, बोर्ड पे आ जाओ। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। उसके बाद आपको मैं छोटा सा डायग्राम बना के फिर जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, डायग्राम कैसे बन रहा है बताना सबके सब। डायग्राम सही बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। इस डायग्राम इज गुड और नॉट। क्या ये डायग्राम यहां पे सही दिख रहा है आप लोगों को? चलो अब जरा यहां पे इसको मैं फिलअप कर देता हूं पहले, ताकि आपको हर एक चीज जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी और आप यहां पे हर एक कंसेप्ट को समझ जाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो ये ठीक है डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर सारी बातें। अब देखो इस डायग्राम के अंदर ना मैं कुछ कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं आपको, यहां पे समझते चलना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें और किस तरह से आपको मैं बहुत सारे फैक्ट जो इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो अब आप यहां पे ना हर चीज को समझ जाओगे, ठीक है। आपको हर एक चीज जो है वो यहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो देखो ध्यान से बेटा, सबसे ऊपर जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बक्कल कैविटी बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आया इसको बोलते हैं यहाँ पे बक्कल कैविटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों? इसे हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। आपको नजर आ गया? ये जो पार्ट हमारे पास में नजर आ रही है, ये जो लाइन जा रही है, इसको साथियों में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ग्रासनरी। क्या बोलते हैं? ग्रासनरी बोलते हैं। अभी मैं आपको एनिमेशन से भी समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको मैं एक नाम दिया साथियों जिसे बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। चलो फिर हमारे पास में ये जो पार्ट आपको नजर आएगा, ये जो लाल कलर का पार्ट नजर आएगा, इस वाले पार्ट को साथियों में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं लीवर। और लीवर को साथियों हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। फिर आपको ये जो देखो बहुत बड़ा जे टाइप का जो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो जे टाइप का बड़ा पार्ट नजर आ रहा है, इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं स्टमक। स्टमक को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं अमाशय। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार चीजें पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से कतई तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप ये देखो, इसके नीचे जो साथियों पार्ट मिलता है, इस वाले पार्ट को हम एक नाम दिया जिसे बोलते हैं पेंक्रियास। इस पेंक्रियास को हम एक नाम दिया साथियों जिसे बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहां पर है, ठीक है। फिर अग्न्याशय के बाद देखो ये हमारे पास में क्या है साथियों? स्टमक है, और यहां पे हमारे पास में आते शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट मैंने बना दिया इसे बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी को साथियों कहते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दो तरह की आंतें नजर आएंगी, छोटी आंत तो बड़ी आंत, आप देख पाएंगे। तो ये जो नीचे आपको बड़ी, जो नीचे आपको पीले कलर में नजर आ रही है ना, इसको हम एक नाम दिए जिसे क्या बोलते हैं साथियों? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है?
जिसको साथियों हिंदी में हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, फिर हमारे पास में यहां पे छोटी आंत होती है जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटी आंत बनी है ये कहने को तो सिर्फ छोटी है लेकिन वास्तव में यहां पे बड़ी होती है। अब ये कैसी होती है, किस तरह से होती है, हम डिटेल से समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, छोटी आंत हो गई है। अब आप ये बताना मुझे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहां पे डायग्राम में देखो, इसके नीचे साथियों एक छोटा सा पार्ट और होता है लीवर के नीचे। देखो ये, तो लीवर के नीचे साथियों छोटा सा पार्ट मिलेगा और इस पार्ट को हमने एक नाम दिया है। इस पार्ट को साथियों बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। देखो, तो लीवर के जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना सबके सब जल्दी से। क्या आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई है? सर इसमें किडनी कहां पर है? बेटा इसमें किडनी नहीं होती है। अगर मैं बता दूं तो हमारे पाचन तंत्र के अंदर साथियों जो किडनी है वो नहीं होती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ड्यूडेनम किसका पार्ट है, ये छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, लेकिन आप ये बताओ पहले मुझे सबके सब कमेंट के अंदर कि डायग्राम क्लियर है कि नहीं है। डायग्राम कैसा है सबके सब बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से डायग्राम कैसा है? मजा आया डायग्राम देख के? अब आप ये देखो कि हमारे पास में जो बकल कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों? मुख गुहा बोलते हैं। इसमें हमें तीन चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले साथियों इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे टंग के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव की जो जीभ है हम इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों। साथ ही साथ इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे मानव के दांतों के बारे में, जो हमारे मानव के दांत होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। और तीसरा साथियों हम इसमें स्टडी करेंगे यहाँ पे सलाइवा के बारे में, यानी कि मानव का जो लार होता है उसके बारे में स्टडी कहां पे करेंगे? बकल कैविटी में करेंगे। बोलो जल्दी से, ठीक है? कंफर्म है सारी बातें? ये जो ग्रास नली होती है ये कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है साथियों? ये बकल कैविटी को और यहां पे अमाशय को कनेक्ट करती है। बकल कैविटी और अमाशय को कनेक्ट करेगी। यहां पे हम जब बात करते हैं तो इसका यहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है साथियों? जे शेप का होता है। जे शेप मतलब अंग्रेजी का जो लेटर जे होता है, ठीक है? तो हम जब बात करते हैं तो अंग्रेजी का जो लेटर जे होता है वो इसकी तरह की देखने को मिलेगा। अच्छा, लीवर की बात करते हैं तो लीवर साथियों क्या है सुनो, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए कि सर लीवर क्या है, तो लीवर हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। सुनो ध्यान से, इसको कहा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। ये साथियों हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो एग्जामिनेशन में सीधी सीधे क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है। दिखाई दिया आपको छोटा सा पॉइंट। अगर हम बात करते हैं अग्न्याशय के बारे में, तो अग्न्याशय को साथियों कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। सर मिक्स ग्लैंड क्या होती है? इसको साथियों कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मतलब ये जो ग्रंथि होती है ये हमारी बहुत सारे कार्य करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको छोटा सा जो डायग्राम है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं एक एक करके इन सभी डायग्राम्स को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं और अब ये समझ चुके हैं हम कहां से शुरू करेंगे, कहां से खत्म करेंगे। तो हम यहां पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले साथियों बकल कैविटी से। देखो मतलब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, इतनी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, जिसमें शुरुआत करेंगे कहां से बेटा? बकल कैविटी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे किसके बारे में? ग्रास नली के बारे में, ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बाद साथियों हम बात करेंगे यहां पे स्टमक के बारे में। स्टमक के बाद साथियों हम बात करेंगे यहां पे किसके बारे में? लीवर के बारे में। लीवर के बाद साथियों मैं बात करूंगा आपसे यहां पे पैंक्रियास के बारे में। लीवर हो गया, फिर हमारे पास में पैंक्रियास हो गया, फिर हम बात करेंगे साथियों यहां पे छोटी आंत के बारे में, और लास्ट में साथियों हम बात करेंगे यहां पे किस बारे में? बड़ी आंत के बारे में। क्या इतनी सी बात समझ गए? तो इतना सारा कंसेप्ट है जो मुझे इस क्लास में यहां पे समझाना है। आप समझ गए? अब देखो आप इतना तो समझ गए होंगे कि भैया के पास में हैंड राइटिंग स्किल्स भी होती है, भैया के पास में यहाँ पे पीपीटी वाली स्किल्स भी है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि भैया होता क्या है कि हैंड रिटन से पढ़ाते समय बेटा हमारा सिलेबस ना बहुत लेट हो जाएगा। मैं जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, और जहां पे मुझे लगता है कि नहीं ज्यादा जरूरत नहीं है हाथ से लिख के पढ़ाने की, वहां पे मैं हाथ से लिख के नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर सारी बातें? तो आप ये मत समझना कि मेरी हैंड राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां पे चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत साथियों कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर,
और बकल कैविटी के अंदर हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे साथियों यहाँ पे जीभ के बारे में, दांतों के बारे में, और यहाँ पे लार के बारे में, सलाइवा के बारे में। तो पहले तो मैं काम करता हूं, आपको जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर वो समझा देता हूं। अब आप लॉजिकली जरा समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक दो कमेंट्स में देख रहा हूं भी, उनको भी जरा समझा देता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे साथियों पूछ रहे हैं सर कि इसकी ई बुक कहां मिलेगी। तो सुनो बेटा, देखो ध्यान से, आपको बेटा मैं इसके बारे में बताने वाला हूं यहाँ पे क्लास के लास्ट में। तो क्लास जैसे मैं खत्म करूंगा ना, तो क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ई बुक के बारे में। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप में से बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे पहली बार हमसे जुड़े होंगे, तुमको नहीं पता कि मैं क्लासेस के बीच में साथियों ज्यादा जो कमेंट है वो नहीं पढ़ता हूं। तो आप लोग फालतू कमेंट्स मत करिए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। चलो, तो अब देखिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं कहां से। तो हम शुरुआत करते हैं पहले इस वाले कंसेप्ट को लेके। देखो, आप ये बताओ कि आप नोटिस करोगे कि हम जब भोजन खाएंगे, देखो हम जब भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद होता क्या, देखो तो एक होती है साथियों मुख्य नली। अब आप नोटिस करना कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। अब आप देखो कैसे कैसे खाना यहाँ पे नीचे जाने वाला, किस तरह से नीचे जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले भैया भोजन कहां पे आएगा, देखिए हमारे मुंह में। मुंह से कहां जाएगा, इस नली के माध्यम से। इस नली के माध्यम से क्या हमारा जो भोजन है साथियों धीरे धीरे नीचे जा रहा है। देखो ध्यान से, जो हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वो हमारा खाना बेटा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। सर बिल्कुल जा रहा है, देखो ध्यान से। अब ये खाना जैसे नीचे जा रहा है, तो खाना जैसे बेटा नीचे जाएगा, ये कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे आएगा साथियों, बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत से कहां जाएगा, तो बड़ी आंत के द्वारा ये जो भोजन होता है, ये जो खाना होगा साथियों, ये हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से, कि सर हमारे शरीर में जहां जहां पे भोजन जाता है, हमारे शरीर में साथियों जहां जहां पे खाना जाता है, उस क्षेत्र को हम एक नाम दिए जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है साथियों, एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जहां जहां पे फूड जो होता है साथियों, जहां पे फूड जाता है, मतलब जहां पे हमारा भोजन जाता है, एक ऐसा रास्ता साथियों जहां से हमारा भोजन होता है वो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साथियों एलिमेंट्री कैनाल। और एक होती है संबंध पाचन ग्रंथियां। संबंध पाचन ग्रंथियां साथियों वो होती है जो फूड को पचाने में मदद करती है। सुनो, एक ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो फूड को यहां पे पचाने में मदद करती हैं। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं एग्जामिनेशन के अंदर, बता दो भैया कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमारा भोजन नहीं गुजरता, आप ये बताओ। क्या क्या हमारा जो फूड है साथियों लीवर में जा रहा है, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। क्या हमारा भोजन साथियों हमारे लीवर में जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या भोजन साथियों हमारे अग्न्याशय में जा रहा है, पेंक्रियास में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हमारे शरीर में साथियों कुछ ऐसी ग्रंथियां मिलती हैं जिनसे भोजन होकर नहीं गुजरता, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दो कि सर हमारे शरीर के अंदर हमने यहाँ पे अपने पाचन तंत्र को कितने भागों में तोड़ दिया है। तो पाचन तंत्र को साथियों बेसिकली दो भागों में तोड़ा हुआ है। सर कौन कौन से पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, तो एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसे बोलते हैं आहार नलिका। तो पाचन तंत्र को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में तोड़ दिया है साथियों, पहली होती है आहार नलिका और दूसरी हमारे पास में होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे बोलते हैं पाचन ग्रंथियां। अब मुद्दा बनता है सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझा दो जल्दी से। देखो इनका मतलब बहुत सिंपल सा है साथियों कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है साथियों एक ऐसा रास्ता जहां से फूड होके निकलता है। मतलब फूड का जो रास्ता होता है, फूड का जो पाथ होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर भोजन जिस रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते में बनने वाली साथियों भोजन के अंदर जो यहाँ पे रास्ता होता है, उस रास्ते में आने वाली सभी अंगों को हमने किसमें शामिल किया है, उसमें बेटा सभी अंगों को शामिल किया आहार नली के अंदर। आप नोटिस करो क्या हमारा भोजन साथियों यहाँ पे माउथ से होकर निकलेगा, सही बात है। हम सबसे पहले कहां से लेंगे, यहां से लेंगे ना, मतलब हमारे मुंह से लेंगे। फिर क्या भोजन हमारी ग्रास नली से जाएगा, भैया ईसोफेगस से जाने वाला है, सही बात है। इसके बाद भोजन कहां जाएगा साथियों, फूड कहां जाएगा, फूड जाएगा हमारे अमाशय में, स्टमक में। उसके बाद कहां जाएगा, छोटी आंत में। फिर कहां जाएगा, बड़ी आंत में। और फिर कहां जाएगा साथियों, एनस में। आप सीधी सीधी कह सकते हैं कि माउथ कैविटी मतलब यहां पे हमारे मुंह से लेके जो गुदा वाला पार्ट होता है, जो एनस वाला पार्ट होता है, यहां तक साथियों इस रास्ते को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कंफर्म है सारी बातें। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है साथियों, हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है जिसके अंदर किन किन ऑर्गन्स को शामिल किया जाएगा। इनमें सबसे पहले है मुख कैविटी जिसे बोलते हैं बकल कैविटी, दूसरी है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और लास्ट में साथियों गुदा। गुदा क्या होता है, ये होता है साथियों ये वाला पार्ट जहां से आप सुबह सुबह हल्के हो जाते हैं ना, हल्के होते हैं, तो हल्के होते समय जो भोजन बाहर निकलता है वो होता है गुदा वाला पार्ट, वो होता है एनएस वाला पार्ट।
सिंपल सी बात मैंने बता दी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे एनस। अब मुद्दा बन जाता है कि सर इसकी लंबाई कितनी होती है। देखो, तो इसकी लंबाई साथियों बदलती रहती है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं एग्जामिनेशन के अंदर। देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे बच्चों में, देखो ध्यान से, तो बच्चों के अंदर साथियों इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 मीटर तक चली जाती है। देखो, तो बच्चों के अंदर इसकी लंबाई यहाँ पे 4 से 5 मीटर होती है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं एडल्ट को लेके, एडल्ट मतलब जो यहाँ पे वयस्क इंसान होता है, वयस्क पुरुष होता है या महिला होती है, उनके शरीर में साथियों इसकी लंबाई तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 10 मीटर के आसपास पहुंच जाती है, या आप सीधी सीधी कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 33 फीट के आसपास इसकी लंबाई है जो पहुंच जाती है। गलती मत करना। तो हमारे शरीर के अंदर इसकी लंबाई जो होती है साथियों अलग अलग होती है। तो बच्चों के अंदर इसकी लंबाई होती है 4 से 5 मीटर के आसपास, जबकि वयस्कों में लंबाई कितनी होती है साथियों, यहाँ पे 33 फीट के आसपास 10 मीटर के आसपास होती है। आप समझो कि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी 10 मीटर लंबी रस्सी है, 10 मीटर लंबी रस्सी है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो 30 फुट पढ़ा हुआ है, आप 33 फुट बता रहे हो। मैं आपको बता दूं साथियों कि हर किसी के अंदर यहाँ पे बदलती रहती है, किसी का शरीर लंबा है, किसी का शरीर छोटा है। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो एवरेज है ये, एवरेज मतलब आप ये मत करना कि मेरे शरीर में हो सकता है कि मेरी हाइट ठीक ठाक है तो ये 32 फीट मिल सकती है। अब खली है तो खली के अंदर भैया 34 फीट ही होगी। अब मान लीजिए राजपाल यादव है तो राजपाल यादव के अंदर यहाँ पे 29 फीट ही होगी। तो जिसकी हाइट ज्यादा उसके शरीर में साथियों पाए जाने वाली जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो हम हमेशा एवरेज की बात करते हैं, तो इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है। सर हमने 30 पढ़ा है, 31 पढ़ा है, 32 पढ़ा, 33 पढ़ा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 मीटर मान लीजिए 33 फीट के आसपास की लंबाई है जो मिल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अब आपके सामने ऐसी ग्रंथियां आती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं, जिसमें सबसे पहले है साथियों लाड़ ग्रंथियां। जो लाड़ ग्रंथियां होती हैं, क्या उनमें भोजन जाता है? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ जल्दी से, जो भोजन होता है साथियों क्या हमारे इन ग्रंथियों में जाता है? आप कहेंगे सर नहीं, जो लाड़ ग्रंथियां होती है ये भोजन को पचाने में मदद करती है। अब जरा समझो ध्यान से जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। हम जब भी ग्लैंड की बात करेंगे तो ग्लैंड से क्या निकलेंगे साथियों? तो ग्लैंड से निकलते हैं एक पदार्थ जिन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। तो ग्लैंड क्या करेंगे साथियों? तो ग्लैंड के द्वारा यहां पे एक पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें साथियों कहते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम कहेंगे। क्लियर सारी बातें। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम यहाँ पे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। मतलब इनके द्वारा क्या किया जाता है साथियों? इनके द्वारा यहाँ पे फूड का डाइजेशन किया जाता है, इनके द्वारा यहाँ पे भोजन को पचाया जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि भोजन को पचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इनको पचाने के लिए साथियों यूज करते हैं एंजाइम्स का। एंजाइम्स को इंग्लिश में हिंदी में दोनों क्या बोलते हैं? इसको एंजाइम बोलते हैं। और ये कहां से निकलती है बेटा? ये निकलती है ग्रंथियों से। कहां से निकलती है? ग्लैंड से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुद्दा बनता है सर हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां मिलेंगी पाचन तंत्र के अंदर? तो पाचन तंत्र में साथियों बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, देखो ध्यान से, जिसमें पहली है कौन सी? यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स। पहली कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? बेटा वो जेड ही है, जेड है, वो जी नहीं है, वो जेड है बेटा, वो जेड है। अरे वो एंजाइम नहीं है, वो जेड है, टेंशन ना लो। चलो, तुम्हें वो लग रहा होगा, मैं यहां पे इसको ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है। चलो, तो हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में सैलिवरी ग्लैंड्स हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जिसे हम अमाशय ग्रंथियां बोलते हैं, अमाशय में पाई जाती है। तीसरा भैया हमारे पास में यकृत होता है जिसे बोलते हैं लीवर। चौथा यहाँ पे गॉल ब्लैडर हो जाएगा। पांचवा साथियों यहाँ पे पेंक्रियास हो जाएगा। और छठवा यहाँ पे आंतों में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है जिन्हें बोलते हैं आंत ग्रंथियां। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा हमसे एग्जामिनेशन के अंदर, बताइए कि सर हम जब बात करते हैं तो मानव के पाचन तंत्र को कितने भागों में तोड़ा गया है? आपने इसको तोड़ा है 2 भागों में। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है हमारे पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? वो रास्ता होता है जहां से भोजन होकर गुजरता है। और हम जब बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, ये क्या चीज होती है? ये वो रास्ता होता है साथियों जहां से भोजन को पचाने के लिए मदद किया जाता है। यहां से क्या निकाले जाते हैं? यहां से बहुत सारे एंजाइम निकाले जाते हैं। तो ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं साथियों? एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो जहां पे हम ग्लैंड्स की बात करेंगे साथियों, तो ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं साथियों? रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, केमिकल यहाँ पे कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं।
और ये केमिकल कंपाउंड्स या तो हमारे शरीर में एंजाइम बनाएंगे या हमारे शरीर के अंदर साथियों क्या करते हैं, ये यहाँ पे हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। क्या इतना सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ जल्दी से जो कमेंट के अंदर प्लीज, बस इतना बताओ सबके सब, क्या ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि मैं साथ साथ में क्वेश्चंस को लेके चलूंगा और क्वेश्चंस के साथ ही चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन है पहले आपके लिए, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। देखो मैंने जो अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसी क्वेश्चन के उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि मनुष्यों के अंदर भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है, ये कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है? ये पूछा गया साथियों को कि कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है। हमसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट है जो पूछा गया है। अब ये बताओ कि कहां से शुरू होती है, कहां से खत्म होती है। देखो एक बच्चा मेरे से बोला सर लीवर को एक्सप्लेन कर दो। बेटा मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। अब एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, 3 दिन लगेंगे मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए। देखो आप ये जानते हैं साथियों कि पाचन क्रिया की जो शुरुआत होती है ये हमारे मुंह से शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं माउथ से शुरू होती है, और कहां पे खत्म होती है? हमारे आंतों पे खत्म होती है। समझ गए? अब यहां पे 2 आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब मुझे जरा बताओ ऑप्शन के अंदर कि सर ये अमाशय से शुरू होती है, बड़ी आंत पे खत्म हो जाती है। बढ़िया, अमाशय तो होगा नहीं आंसर, आप जानते हैं स्टमक से नहीं हुआ शुरू। ये कहां से शुरू होती है? हमारे मुंह से शुरू होती है। सर मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत पे खत्म होती है, हो सकता है। चलो आहार नली से शुरू होती है और अमाशय पे खत्म हो जाती है, गलत आंसर है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल तो सबसे बड़ा पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। देखो आहार नली से शुरू होती है, आहार नली से शुरू होती है, छोटी आंत पे खत्म होती है। बेटा जो जो छोटी आंत होती है ना, ये आहार नली का पार्ट होता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। मतलब मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत पे खत्म हो जाती है। इसमें दिया जाने वाला जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। आ जाओ। अब एक फैक्ट को समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जामिनेशन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या पूछा गया? देखो कि एक वयस्क मानव का पूरा जो पाचन तंत्र होता है, यानी कि मुंह से लेके गुदा तक, मतलब हम जब बात करते हैं साथियों एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है किसी एडल्ट ह्यूमन का, कहां से कहां तक? माउथ से लेके एनस तक, ये कितने मीटर का होता है? मैं बता चुका आपको बहुत ही बड़ी तरीके से कि सर हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो टोटल यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके टोटल लंबाई जो होगी वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 10 मीटर के आसपास हो जाती है, जो तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो 33 फीट के आसपास होती है। इसका सत्य आंसर साथी हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो आपने नोटिस किया ना कि कैसे कैसे कंसेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। अब एक बात को और सुनो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सर हमारे शरीर में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होती है, कि हमारे शरीर में सबसे पहले हम जब बात करते हैं भोजन के बारे में, तो भोजन के साथ साथ में कैसी कैसी प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं साथियों प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पाचन क्रिया है वो कितने चरणों में होती है, कितने स्टेप में होती है, उसकी बात यहाँ पे हम यहाँ पे करने वाले हैं। सुनो, तो आपको बताऊं कि मानव शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है वो टोटल यहाँ पे 5 स्टेप में होती है, 5 चरणों में होती है। हमारे शरीर में यहाँ पे भोजन को पचने के लिए टोटल यहाँ पे 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इस बात को जरा समझना। क्लियर सारी बातें? अच्छा, आप में से एक चीज मैं बता दूं साथियों, आप में से बहुत से विद्यार्थी बोलते होंगे कि सर हमारे एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि यहाँ पे आंसर जो है इसका वो 9 मीटर माना है, कोई बोलता है 10 मीटर माना है। साथियों आप बता दो कि इसका सत्य आंसर जो है वो 10 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो 10 मीटर होता है साथियों वो करेक्ट होगा, टेंशन मत लेना। आपके एग्जामिनेशन में मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग मैंने बोलते हैं ऐसे, लेकिन टेंशन ना लो, किसी में कुछ नहीं बताते, 10 मीटर ही बताते हैं। चलो अब ये देखो कि हमारे शरीर में साथियों जो पाचन क्रिया होती है वो पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है, कितने स्टेप में होती है। देखो सबसे पहला साथियों हमारे शरीर में होने वाला जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या चीज होती है? देखो अंतर्ग्रहण का साथियों मतलब होता है भोजन को खाना। अब आप बताओ कि क्या पाचन क्रिया साथियों बिना भोजन के लिए पॉसिबल हो सकती है? सर पॉसिबल नहीं है।
आप जब तक यहाँ पे भोजन को खाओगे नहीं, आप जब तक यहाँ पे फूड का इंटेक नहीं करोगे, तो फूड के इंटेक के बिना साथियों क्या किसी प्रकार से पाचन क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब सबसे पहले हमें भोजन को खाना पड़ेगा, हमें भोजन को लेना पड़ेगा। आप समझ गए? तो हम जब भोजन की बात करेंगे तो भोजन को लेने के लिए जो प्रोसेस की जाती है इसे बोलते हैं साथियों यहाँ पे इंजेक्शन। तो भोजन को मुंह में लेने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? अब मुद्दा बनता सर लेते कहां से हैं? तो बेटा लेते हम लोग एक ही जगह से, जिसे बोलते हैं बकल कैविटी। क्या आप में से कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो कोई और से भोजन को लेता हो? एनी वन ऑफ यू? क्या आप में से किसी के पास कोई क्षमता है जो कहीं और से भोजन को ग्रहण कर ले? हम सबके अंदर बेटा एक ही क्षमता होती है। अगर आपके अंदर कहीं और से लेने की भोजन को क्षमता है ना, तो डेफिनेटली बेटा आप यहाँ पे इंसान तो नहीं है, आप कुछ और है। इस बात को जरा समझना, मैं ये बताना चाहता हूं। क्लियर सारी बातें? तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझना। तो हम यहाँ पे भोजन को कहां से लेते हैं? तो भोजन को साथियों लिया जाता है यहाँ पे मुख गुहा से। कहां से लेते हैं? मुख गुहा से लेते हैं। तो भोजन को साथियों मुख गुहा से लेने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीधे सीधे यहाँ पे इंजेक्शन। अब दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है बड़ी मजेदार है, देखो ध्यान से। सर डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? सुनो कि यहाँ पे भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रोसेस की जा रही है। सरल पदार्थों में तोड़ने की मतलब आप क्या करेंगे इसके अंदर? आप यहाँ पे भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ देंगे। मतलब क्या इसका कहने का? देखो हमने जो फूड लिया, हम यहाँ पे जो भोजन करेंगे, अब भोजन को हमने क्या किया साथियों? यहाँ पे छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ दिया। मतलब हमने क्या किया साथियों? इनमें से प्रोटीन्स को तोड़ दिया, विटामिन प्रोटीन्स को तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ दिया, इनको तोड़ दिया। तो भोजन को छोटे छोटे तत्वों में तोड़ना, इनको यहाँ पे छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं पाचन। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं साथियों यहाँ पे पाचन क्रिया। अब एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है सर पाचन क्रिया कहां कहां पर होती है? ये बहुत प्यारा पॉइंट देखिए बनेगा। तो पाचन क्रिया साथियों बहुत जगह पे होती है। इसकी शुरुआत होती है कहां से? इसकी साथियों शुरुआत होती है मुख गुहा से। पहला क्वेश्चन बनेगा। फिर कहां पे होती है साथियों? ये प्रोसेस होती है यहाँ पे अमाशय में। अमाशय मतलब स्टमक में। और उसके बाद कहां पे होती है साथियों? छोटी आंत में होती है। कहां पे होती है? छोटी आंत में होती है। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए बनेगा। बताओ कि सर हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया वो कहां कहां पर होती है? तो पाचन क्रिया की भैया शुरुआत होती है कहां से? बकल कैविटी से। क्लियर सारी बातें? मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा से होती है, बकल कैविटी से होती है। फिर कहां पे होती है? स्टमक में होती है। और फिर कहां पे होती है? छोटी आंत में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए सर क्या बड़ी आंत के अंदर, सुनो ध्यान से, क्या बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे पाचन क्रिया होती है? क्या हमारी साथियों बड़ी आंत के अंदर पाचन क्रिया होती है? तो आंसर है नहीं होती। समझ में आ गया? जो पाचन क्रिया होती है इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। मानव की बड़ी आंत के अंदर पाचन क्रिया नहीं होती। ये 3 जगह पे होगी। सर कहां कहां पे होगी? पहला है बकल कैविटी में, दूसरा अमाशय में, तीसरा छोटी आंत में। क्योंकि स्पेस कम है इसलिए इसको मैं बायलिंगुअल नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इनका मतलब क्या होता है। मैं बता चुका हूं साथियों कि बकल कैविटी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास में? वो होती है मुख गुहा। यहां पे हम बात करते हैं अमाशय क्या होता है साथियों? यहां पे स्टमक होता है। और जो आंत होती है, जिसमें छोटी आंत की बात करेंगे, तो छोटी आंत हमारे पास में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कंफर्म है? क्या ये छोटा सा पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ये जो पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया साथियों कि ये पॉइंट नंबर 2 यहां पे क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया कहां कहां पर होती है। अगर पूछो आपसे, बताओ क्या लीवर में पाचन क्रिया होती है? आप कहना है सर लीवर में पाचन क्रिया नहीं होती। देखो क्या लीवर में साथियों पाचन क्रिया होती है? आंसर है नहीं होती। अच्छा भैया क्या अग्न्याशय के अंदर यहाँ पे पाचन क्रिया होती है? आप कहेंगे सर अग्न्याशय के अंदर पाचन क्रिया नहीं होती। अग्न्याशय लीवर मदद करते हैं, अग्न्याशय और लीवर मदद करते हैं, लेकिन इनमें पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है? कंफर्म है सारी बातें? क्या दूसरा वाला पॉइंट क्लियर है? बहुत सारी चीजें एज इट इज देखने को मिलेंगी। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से कि एब्जॉर्प्शन जिसे बोलते हैं अवशोषण, कि पोषक तत्वों का रक्त में लेना उसे बोलते हैं यहाँ पे अवशोषण। इसका मतलब क्या? देखो ध्यान से, इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पे छोटे छोटे पदार्थों को तोड़ दिया। जैसे समझना, आपने क्या किया? देखो साथियों प्रोटीन लिया, सुनो ध्यान से, हमने प्रोटीन्स को लिया, अब प्रोटीन्स को तोड़ा। ये प्रोटीन्स किसमें टूटते हैं साथियों? ये प्रोटीन्स टूटते हैं हमारे शरीर में अमीनो एसिड के अंदर। आप समझ गए? मतलब हमने क्या किया? भोजन खाना खाया, खाने में से प्रोटीन्स को निकाला, प्रोटीन्स को तोड़ा और प्रोटीन्स को तोड़ दिया किसमें? अमीनो एसिड में। अब ये जो अमीनो एसिड है साथियों सीधे सीधे हमारे किसमें मिल जाएगा साथियों? ब्लड में मिल जाएगा। बोलो जल्दी से। और ब्लड में मिलने के बाद हमारे शरीर में जहां पर अमीनो एसिड की कमी होगी वहां पर अमीनो एसिड को पहुंचा दिया जाएगा।
तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि जब हमारे शरीर के अंदर साथियों यहां पे एब्सॉर्प्शन कौन सी क्रिया होती है, तो पोषक तत्वों को जब रक्त में मिला दिया जाता है उसे बोलते हैं सीधे सीधे अवशोषण। तो तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, यहां पे अवशोषण होती है। चलो भैया, चौथी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, इसे बोलते हैं अभिशोषण। इसको साथियों हिंदी में एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। अब ये स्वांगीकरण क्या चीज होती है, आप यहां पे समझने का प्रयास करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। इसका मतलब होता है कि रक्त में पोषक तत्वों का उपयोग करना। अब इसका मतलब क्या है, अब मेरी बात को समझो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। मान लो कि हमें यहां पे चोट लग गई, देखो ध्यान से इधर, मान लो कि हमें यहां पे चोट लग गई है। अब इस चोट को कैसे भरेंगे, इस चोट को भरने का साथियों जो काम होता है वो किया जाता है प्रोटीन के द्वारा। क्लियर सारी बातें। आपने नोटिस किया होगा कि जिसके शरीर में जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी, जिसके शरीर में जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उसकी चोट उतनी जल्दी बढ़ जाती है। और यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारी चोट जो होती है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। समझ गए छोटी सी बात को। अब मान लो हमें चोट लग गई है, अब चोट को कैसे भरा जाएगा, तो हमने जो खाना खाया, हमारे खाने के अंदर साथियों इतने सारे प्रोटीन्स थे, अब इस प्रोटीन का यूज किया जाएगा। तो प्रोटीन्स को साथियों यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो किस प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं अभिशोषण। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। सर अवशोषण कहां कहां पे होता है, बेटा अवशोषण की हम जब बात करेंगे तो अवशोषण की सबसे ज्यादा जो प्रोसेस की जाती है, एब्सॉर्प्शन की सबसे ज्यादा जो क्रिया की जाती है, ये साथियों की जाती है हमारी छोटी आंत में। ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही एग्जाम्पल्स में कि सर अवशोषण सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो आंसर है छोटी आंत में। साथ ही साथ कहां पे होता है, देखो साथ ही साथ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। मतलब छोटी, ये आप ये कह दीजिएगा कि इसकी जो एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो कहां पे होती है, वो होती है हमारी आंतों में, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर यहां पे अब्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है। अच्छा अब ये बताओ कि एसिमिलेशन मैंने बता दिया। एसिमिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे द्वारा जो किए जाने वाले पोषक तत्व उनका यूज करना। और चौथा होता है साथियों वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। आपने नोटिस किया होगा अक्सर कि यहाँ पे हम जो खाना खाते हैं तो सुबह सुबह आपको प्रेशर पड़ता तड़ा वाला, क्यों पड़ता है, क्योंकि हम जितना खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना तो यूज होता नहीं है, उसमें से जितना विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लेना था ले चुके हैं। अब जितना ले चुके हैं उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ माल है उसको बाहर निकाला जाएगा। आप खुद ही सोचिए साथियों, अगर वह हमारे शरीर में रहे, ठीक है, वह हमारे शरीर में रहे तो क्या करेगा, हमें बीमार करेगा। उसे निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे सुबह सुबह हल्के के निकाल देते हैं हम लोग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेक्शन, इसे बोलते हैं निष्कासन। और निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो निष्कासन सिर्फ और सिर्फ यहां पे किया जाता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। मतलब हमारे शरीर में साथियों जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत ही क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, बताओ जल्दी से, निष्कासन करती है। यहाँ पे ये क्या करती है साथियों, ये करती है सीधे सीधे हमारे पास में निष्कासन करती है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इसके अलावा कोई दूसरा अंग होता है जो निष्कासन करता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमारे शरीर में कोई दूसरा अंग नहीं है जहां से निष्कासन हो सकता है। आप क्या अपने शरीर के अंदर से कोई दूसरा ऐसा अंग है जहां से शरीर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दोगे, नहीं निकालोगे। तो हमारे शरीर में बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे कौन सा पार्ट मिलता है साथियों, यहाँ पे एनएस वाला पार्ट, जिसको हम साथियों यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीधी सीधे गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। तो इसके अंदर से यहाँ पे चीजें बाहर निकलती है। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो बेटा, एक होता है गुदा और एक होता है गुर्दा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो गुर्दा जो होता है साथियों उसको बोलते हैं किडनी, और किडनी जो होती है वो अलग होती है, और जो गुदा होता है साथियों उसको बोलते हैं एनस। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों को एक मत करना। तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे मैंने सारी की सारी बातें बता दी है कि हमारे शरीर में भोजन की जो 5 अंग होते हैं, ये 5 प्रोसेस होती है, वो कौन कौन सी होती हैं। क्या ये पांचों प्रोसेस आपको अच्छी तरह से क्लियर है, बोलो हाँ या ना। मैं यहाँ पे ना कुछ बच्चों से थोड़ा सा परेशान हूं, आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं, आपको ये फील हो रहा था कि भैया ने हर चीज को यहाँ पे बायलिंगुअल लिखा हुआ है। देखो, आई लव राइट ईच एंड एवरीथिंग इन दी हिंदी प्लस इंग्लिश। मैंने सारी चीजें यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ बच्चा के कमेंट करने से प्लीज राइट इन इंग्लिश। अब पता नहीं उनकी आंखों में क्या समस्या आ रही है, उनको दिखाई दे नहीं रहा है कि मैंने हर चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। यार तुम लोगों ने कसम खा ली कि हमेशा टीचर्स में कमी निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आप नोटिस, बताओ मैं पर्सनली आपको, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने पिछले 1 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें तुम्हें नई नहीं बताई हैं जो इससे पहले तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप समझे जो मैं कह रहा हूं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस किया होता
तो पिछले 1 घंटे के अंदर साथियों मैंने इतनी सारी बातें तुम्हें बताई हैं जो इससे पहले तुम्हें नहीं पता होंगी। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या ये पांचों के पांचों स्टेप यहां पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ पहले मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। क्या ये पांचों स्टेप यहां पे क्लियर हो चुकी है? क्या ये पांचों पॉइंट यहां पे क्लियर हो चुकी हैं कि उसके द्वारा क्या किया जाता है? तो हमारे शरीर में साथियों सबसे पहले होता है यहां पे जिसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इसे बोलते हैं इंजेक्शन, पर इससे पहले होते हैं यहां पे इंजेक्शन। दूसरा साथियों हमारे पास में कौन सा डाइजेशन है। तीसरा हमारे पास में एब्जॉर्प्शन है। चौथा हमारे पास में एसिमिलेशन है। और पांचवा साथियों हमारे पास में इंजेक्शन है। सर एसिमिलेशन को दोबारा से बता दो बेटा, बता रहा हूं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है साथियों, देखो इसमें कहा जा रहा है कि रक्त के पोषक तत्वों का उपयोग करना। देखो ध्यान से मैंने क्या बताया, मान लीजिए आपको चोट लग जाएगी। अब सिंपल सी बात है, चोट को भरने के लिए प्रोटीन चाहिए। देखो तो चोट को भरने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब ये बताओ प्रोटीन तो सीधे यहां पे जा नहीं पाएगा, प्रोटीन तो सीधे जा नहीं पाएगा। तो प्रोटीन पहले कहां जाएगा साथियों? पहले प्रोटीन जाएगा देखो स्टमक में अंदर, स्टमक में यहां पे प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। फिर ये जाएगा हमारी कहां पे? छोटी आंत में। ये किस में जाएगा साथियों? ब्लड में जाएगा। अब ब्लड से प्रोटीन कहां जाएगा साथियों? हमारे इस वाले हिस्से में जाएगा। समझ गए आप? नोटिस समझ गए क्या होता है? तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व हमारे ब्लड में मिल चुके हैं उनकी जहां पर जैसी जरूरत पड़ती है उनको वहां पे यूज कर लिया जाए, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में हमारे अंदर से हम क्या करते हैं साथियों? ठीक है, हमारे शरीर के अंदर से ये सब चीजें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। अब मैं आपकी चीज बता दूं कि आप में से बहुत से बच्चे ये पूछेंगे सर कि हमने यहाँ पे नया क्या क्या पढ़ा है। मैं आपको बताता हूं आपने क्या क्या नया पढ़ा होगा। मुझे पूरा यकीन है आपने क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी होंगी। सुनो, सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मतलब लिटरली बता रहा हूं साथियों, आपने चीजें समझी तो होंगी लेकिन शायद ये वाले पॉइंट्स नहीं समझोगे कि ये हमारे शरीर में साथियों भोजन को पाचन तंत्र क्या करता है? अलग तोड़ता है। तो भोजन हमारे शरीर में बड़े भाग में मिलता है, इनको छोटे छोटे पार्ट में करने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? पाचन तंत्र के द्वारा किया जाएगा। आपने ये नया पढ़ा होगा गारंटी से। दूसरा मैं बता दूं साथियों, आपने ये वाला डायग्राम तो पढ़ा होगा नो डाउट। इसके बाद आपको मैंने ये सारी की सारी प्रोसेस बताई। मैंने आपको यहां पे ये बता दिया बहुत ही बड़ी तरीके से कि इंजेक्शन जो होता है वो कहां पे किया जाता है। मैंने ये बता दिया आपको कि जो डाइजेशन होती है वो कहां कहां पे होती है, वो 3 जगह पे होती है, हर जगह पे नहीं होती है। आपको मैंने ये बता दिया साथियों जो एसिमिलेशन होती है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पे होती है, ये शायद आपको एक जगह पे नहीं पता होगा। इसके बाद मैंने बता दिया कि एसिमिलेशन क्या होता है, ये मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। फिर मैंने बता दिया साथियों जो निष्कासन होता है वो कहां से होता है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब आप कहेंगे सर कि हमारे शरीर के अंदर से हम जब बात करते हैं तो पसीना भी तो निकलता है। अब ये बताओ क्या पसीना साथियों हमारे शरीर के अंदर भोजन से बनता है? नहीं बनता। सर हमारे शरीर के अंदर से हम जब बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलती है, क्या वो भोजन से बनती है? आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा एक ही जगह पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, फिर आपको साथियों मैंने यहाँ पे आहार नली में और यहाँ पे जो पाचन ग्रंथियां होती है मैं डिफरेंस बता दिया है। चलिए तो हमने यहां तक की बात समझ ली, हमने बेसिक क्वेश्चन समझ लिए। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो सबके सब जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा सबके सब बताओ जल्दी से, धीरे धीरे क्या होने वाला है। देखो मुझे समय दो बेटा, आप जितना ज्यादा समय दोगे ना आपको उतनी अच्छी तरीके से मैं हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगा। कम से कम 3 क्लासेस में लेने वाला हूं पाचन तंत्र के अंदर। हमारी यहाँ पे जो क्लासेस थी वो पहली क्लास थी। आज मैं आपको यहाँ पे 3 क्लासेस पढ़ाऊंगा और 3 क्लासेस के अंदर मैं पूरा का पूरा पाचन तंत्र यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। तो 3 क्लासेस के अंदर आप ये समझ जाओगे कि भैया ने कितना कुछ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो सबके सब, साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बताइए कि पाचन तंत्र के चरणों का इनमें से हमें अनुक्रम बताना है कि हमारे शरीर में साथियों जो पाचन तंत्र होती है तो पाचन तंत्र का यहां पे सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सही ऑर्डर क्या हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या है। देखो खाना खाने से पहले साथियों क्या हम खाना निकाल सकते हैं? क्या हम खाने का पहले एक्सक्रीशन करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब सबसे पहले भोजन को दिखकर निकालते तो बिल्कुल नहीं है। क्या भोजन का साथियों अवशोषण सबसे पहले होता है? नहीं होता। हम पहले भोजन को लेते हैं, फिर यहाँ पे अवशोषित करते हैं, फिर पाचित करते हैं। ना भोजन को पाचन करने से पहले नहीं निकाल सकते। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा, फिर भोजन में पाचन क्रिया की जाएगी, पाचन क्रिया के बाद यहाँ पे अवशोषण होगा और अवशोषण के बाद यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो, तो ये मैंने बातें बता दी थी बहुत ही बड़ी तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन को सुनना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको मैं बहुत सारा कंसेप्ट है जो समझाने वाला हूं। देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया सुनो। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाचन तंत्र में से इनमें से कौन सा पोषक तत्व होता है जो पाचन में नहीं करता, जिसका पाचन नहीं होता। पूछा गया साथियों कि इनमें से किसके पाचन नहीं होते हैं, इनमें से किसका पाचन नहीं किया जाता। अब आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट है समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। देखो, हमेशा पाचन साथियों किया जाता है बड़े कंपाउंड्स का। जो लार्ज कंपाउंड होते हैं, जो बड़े पदार्थ होते हैं, उन्हीं का पाचन किया जाएगा। जो यहाँ पे बड़े पदार्थ होते हैं, सुनो ध्यान से, जो यहाँ पे बड़े पदार्थ होते हैं हमेशा उनका ही पाचन किया जाता है। मतलब हमेशा पाचन किसका किया जाएगा, किसको तोड़ा जाता है, जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। और तीन बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। पहला होता है साथियों यहाँ पे कौन सा, आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर सारी बातें। दूसरा कौन सा है साथियों, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं प्रोटीन्स। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है साथियों हमारे पास में फैट। क्या होता है, फैट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। अब मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, इस कंसेप्ट को सुनो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। आप ये समझना कि हमेशा जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं इनका ही क्या किया जाता है साथियों, पाचन किया जाता है। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो तीन पोषक तत्व हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स और वसा होती है, इनके पाचन करने से किसका निर्माण होता है साथियों, इनके पाचन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं एनर्जी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से बनती है, तो हमारे शरीर में साथियों ऊर्जा बनती है तीन तत्वों से। सर कौन कौन से तत्व होते हैं, पहला होता है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। अब क्वेश्चन बनता है, ये बताओ क्या हमारे शरीर में साथियों विटामिन का, मिनरल्स का और पानी का पाचन किया जाता है। क्या पानी को पचाने के लिए हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, आंसर है नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, रीजन समझो ध्यान से। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना यहाँ पे विटामिन का, मिनरल्स का और पानी का, इनका साइज होता है देखो बहुत ज्यादा छोटा, इनका आकार होता है साथियों बहुत ही ज्यादा छोटा। अब इनका आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में कभी भी साथियों विटामिन को नहीं पचाया जाता, हमारे शरीर में कभी भी यहाँ पे मिनरल्स को नहीं पचाते। क्यों नहीं पचाते, क्योंकि विटामिन का साइज और मिनरल्स का जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हमें किस किस को पचाना पड़ता है, हम पचाते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और वसा को। तो इसका सत्य आंसर क्या हो जाएगा, इसका सत्य आंसर है साथियों विटामिन। तो विटामिन को कभी भी हमारे मानव के द्वारा नहीं पचाया जाता। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब एक कंसेप्ट को यहां पे सुनो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझ लोगे ना, आपको हर एक चीज यहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। क्या पूछा गया सुनो, कि इनमें से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा यहां पे किससे बनती है। अब मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं उस पॉइंट को सुनो ध्यान से। देखो, मान लो कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, बेटा सुनो, अभी आंसर मत देना, इसका आंसर मत देना अभी प्लीज, सबके सब, ठीक है, अभी आंसर मत देना। मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा उसके बाद इसका आंसर देना। मान लो कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है साथियों, आपके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, आप ढिल्ले पिल्ले हो चुके हो। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें क्या देता है, ग्लूकोज देता है या फिर नींबू पानी देता है, बताओ जल्दी से। सही बात है भैया, हम जब बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, ग्लूकोज देता है। क्यों देता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। जबकि नींबू पानी के अंदर साथियों विटामिन होते हैं, ये हमें एनर्जी नहीं देते, हमें तरोताजा कर देते हैं। आप जब नींबू पानी पीते हैं आपको फ्रेशनेस मिल जाती है, तरोताजा हो जाते हैं, कि आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ मांगी छोटी सी बात को। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में साथियों तीन ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं। अब आप जरा समझो क्या कंसेप्ट है। देखिए सर, एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी साथियों बनती है हमेशा कब, जब हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीकरण होता है। सर ऑक्सीकरण क्या चीज होती है, ऑक्सीकरण का साथियों मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ जलना। देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है यहां पे क्या, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीकरण का बेटा मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन के साथ यहां पे जलना। क्लियर सारी बातें। तो हमारे शरीर के अंदर यहां पे प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती क्या है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन को मिला देता हूं तो क्या बनता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और साथ ही साथ क्या बनती है, यहाँ पे बहुत सारी हीट बनती है। बोलो हाँ या ना, यहाँ पे हीट बनती है, कंफर्म है। अब आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो ध्यान से।
अगर आपने भैया क्या किया, 1 ग्राम लिया प्रोटीन, देखो ध्यान से, आपने यहां पे 1 ग्राम प्रोटीन ली, आपने यहां पे 1 ग्राम क्या लिया साथियों, यहां पे कार्बोहाइड्रेट लिया, क्या लिया यहां पे कार्बोहाइड्रेट लिया, और आपने 1 ग्राम यहां पे लिया फैट, क्या लिया फैट लिया, जिसे बोलते हैं वसा। सबकी मात्रा कितनी है, सबकी मात्रा बराबर है, कितनी है, 1-1 ग्राम है, 1-1 ग्राम है। अब आपने इन तीनों को यहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी, देखो ध्यान से। आप जब तीनों को ऑक्सीजन के साथ यहां पे रिएक्शन करवाओगे, मतलब तीनों को जब जला दोगे, जब भी हम यहां पे ऑक्सीकरण के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब होता है साथियों जलना। क्या होता है, जलना होता है। सर एनर्जी ड्रिंक को लेने से ऊर्जा बनती है, यस। आप नोटिस करना चाहते हो कि उस एनर्जी ड्रिंक के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। अब आप नोटिस करना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने पे कितनी ऊर्जा बनेगी साथियों, तो यहां पे बनती है 4 किलो कैलोरी। कितनी बनती है, 4 किलो कैलोरी। तो यहां पे किलो कैलोरी क्या है साथियों, ऊर्जा को नापने वाली यूनिट होती है, ठीक है। अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से साथियों बनती है 4.2 यहां पे किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा है जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनेगी। अगर मैं 1 ग्राम फैट लेता हूं, तो 1 ग्राम बेटा फैट से बनती है हमारे पास में 9 किलो कैलोरी। कितनी बनती है, 9 किलो कैलोरी बनती है। तो 9 किलो कैलोरी जो ऊर्जा हमारे पास बनके तैयार हुई है, 9 किलो कैलोरी जो ऊर्जा हमारे पास बनके तैयार हुई है, इस ऊर्जा के अंदर, इसके अंदर साथियों इतनी ऊर्जा बनेगी। अब आपसे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछता हूं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनी है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 ग्राम यहाँ पे प्रोटीन लेना है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, 1 ग्राम फैट लेना है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनेगी, तो सबसे ज्यादा साथी ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में किससे, फैट से। किससे बनती है, फैट से। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है फैट से, इसके बाद होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से, और फिर सबसे कम होता है साथियों किससे, यहाँ पे प्रोटीन से। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनती है, तो फैट से बनती है। लगा दो क्या दिया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनेगी, तो सबसे ज्यादा बेटा ऊर्जा बनेगी हमारे पास में फैट से। बोलो हाँ या ना। अब आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है। अगर मैं दोनों को यहां पे कमरे में बंद कर दूं, मान लो कि मेरे पास 2 आदमी थे साथियों, एक था मोटा आदमी, एक था पतला आदमी, दोनों को मैंने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब ये बताओ कि कौन सा आदमी यहां पे जल्दी मर जाएगा। मैं बता दूं साथियों कि जो पतला आदमी होगा ना, वो जल्दी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा के लिए उसे भोजन पर निर्भर करना पड़ेगा, उसे भोजन पर डिपेंड होना पड़ेगा, उसे फूड खाना पड़ेगा। लेकिन जो मोटा आदमी है ना, अगर आप उसको काफी लंबे समय तक खाना ना दें, वो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, इसका रीजन समझो। क्योंकि मोटे आदमी के अंदर बहुत सारा फैट जमा पड़ा है। जब उसे खाना बाहर से नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर में जो फैट है वो यहां पे क्या करेगा साथियों, एनर्जी बनाएगा। और फैट बहुत ज्यादा है तो फैट जलेगा, फैट जलेगा, उसका फैट लॉस हो जाएगा। जब फैट लॉस हो जाएगा और जब उसके शरीर का सारा फैट खत्म हो जाएगा, फिर वो भड़बड़ाएगा, उसको भयंकर भूख लगेगी और तड़प तड़प के वो बेचारा मर जाएगा। समझ में आ गई छोटी सी बात को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो मोटे आदमी होते हैं उनके शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, इस बात को जरा समझिएगा। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी बताओ सबके समझो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से। हाँ, मोटे होने के बेटा फायदे बहुत होते हैं। तो मैंने देखिए साथियों आज आपको जो बेसिक क्लास थी वो यहाँ पे पढ़ा दी है, ठीक है। आज आपको मैंने जो बेसिक कंसेप्ट थे वो यहाँ पे सारे के सारे बता दिए हैं। अब जो कल वाली क्लास होगी, इस कल वाली क्लास के अंदर हम थोड़ा सा चीजों को हाई लेवल पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं साथियों, मैं हमेशा आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चीजों को जो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें आपको हमारे साथ मिलने वाली है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इतना सा ही। और जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये छोटी सी बात है यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। अब सुनो, आपको बताऊं बेटा, एटलीस्ट यहाँ पे 3 क्लासेस में लूंगा, 3 क्लासेस में लेने वाला हूं इस टॉपिक की। ये हमारी पहली वाली क्लास थी। मैं आपको बेटा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेस पढ़ाऊंगा और बेस से यहां पे जाऊंगा एकदम से हाई लेवल तक। मतलब इतने सारे कंसेप्ट हैं जो आपको, इतने सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। क्लास के बाद साथियों आपको जो ई बुक है मैं भी अपलोड करवा दूंगा इसकी। मतलब इसकी जो ई बुक है ना, वो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगी क्लास की जस्ट बाद ही। सर ई बुक क्या है, ई बुक के अंदर साथियों ऑलरेडी मैंने बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो दे दिया है। ये साथियों प्रिंटेबल मटेरियल होता है जिसमें कोई भी चीज आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मेरे पास ई बुक है, ये साथियों यहाँ पे कैसी है, वो यहाँ पे बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल मतलब आपको हिंदी में भी मिल जाएगी प्लस इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो ये बायलिंगुअल मिलने वाली, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आपको मैं नोट दे दूंगा,
नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स के साथ ये मिलेगा फायदा कि आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जिनको नोट्स बनाने वो नोट्स बना लो, जिनको ई बुक पढ़नी वो ई बुक पढ़ लो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ई बुक साथियों अभी मैं क्लास के बाद ही अपलोड करवा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्लास के स्टार्टिंग से पहले ही, मतलब क्लास के टॉपिक शुरू होने से पहले ही आपको यहाँ पे ई बुक मैं दे दूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारी बेसिक क्लास थी और मैंने बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। अब आप ई बुक को ले लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मुझे बस इतना बताओ सबके सब कमेंट के अंदर, कंटेंट यहाँ पे कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और कितने मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को साथियों बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और मेरे कितने छोटे भाई बहन साथियों जिनको कुछ नया यहाँ पे मिला है सीखने को, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। आपकी ई बुक वाली समस्या मैंने खत्म कर दी है। बाकी समझ गए कि भैया आपको यहाँ पे हैंड रिटन भी पढ़ाने वाले हैं, भैया आपको एनिमेशन भी पढ़ाएंगे, आपको मैं हर एक कंसेप्ट है जो डिटेल से बताने वाला हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ सबके सब। ठीक है। दूसरी बात यह साथियों, आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं वो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये है कि आप यहाँ पे जो बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो बायोलॉजी के अंदर आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पे जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, विद प्रैक्टिस कराने वाला हूं क्लासेस के अंदर। देखो आपको इस प्रकार की जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो साथ साथ में क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मैं लेके चलूंगा, आपको हर एक फैक्ट समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये क्लास तो सबके लिए थी, लेकिन ये आगे वाली जो क्लासेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए रहेंगी। और आपको यहाँ पे टाइमिंग क्लियर है सबको कि कौन सी क्लास पे किस टाइम पे हमारी कौन सी क्लास यहाँ पे होने वाली है, तो ये सबको क्लियर है। तो मैं बता दूं साथियों, मंडे टू फ्राइडे हमारी 2 क्लासेस होने वाली हैं। तो मंडे टू फ्राइडे मैं आपको 2 क्लासेस कराऊंगा, ताकि आपका सिलेबस यहाँ पे जल्दी कंप्लीट हो जाए। और तकरीबन यहाँ पे 4 से लेकर 4.5 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो 4 से लेकर 4.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। सुबह 11 बजे हमारी बायोलॉजी चल रही है और शाम के 5 बजे फिजिक्स चलेगी। जैसे ही इनमें से कोई चीज खत्म हो जाएगी साथियों, मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री को शुरू कर दूंगा। मान लीजिए कि हमारी फिजिक्स पहले जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा। और उसके बाद साथियों मैं आपको यहाँ पे एनवायरमेंट के जो कंसेप्ट है वो भी पढ़ाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। डेली 2 क्लासेस आपको जो मिलेंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एनवायरमेंट की, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल सबके सब आ जाना सुबह 11 बजे, बिना किसी यहाँ पे समय को बर्बाद किए हुए। और डेली सुबह 11 बजे, शाम के 5 बजे हमारी क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। मिलते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।